और क्या हाल चाल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडीटीएच का नोबल एपिसोड 107। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं। अब जैसे ही तानसेन यहाँ पर ये पूछता है कि यान साओ तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए, तो हमारा जान यहाँ पर सीधा कह देता है कि मुझे 3 मिस्टीरियस चेंजिंग चाहिए। अब जैसी हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो जो तानसेन था ना वो हमारे जान को घूर उड़ कर देखने लगता है। साथ ही साथ जो तानसेन की बेटी थी ना तान हाउ, वो भी हमारे जान को घूर उड़ कर देखने लगती है। और दोनों मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़का बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक यहाँ पर लेने के लिए आया है। लेकिन अब तानसेन चलता है तो यहाँ पर सोचता है और फिर सोचने के बाद हमारे जान से कहने लगता है कि लिटिल प्लेन, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे एल्पिनिस्ट हो, लेकिन तुम जो चीज मांग रहे हो वो मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की बहुत ही ज्यादा खास चीज है। यहाँ तक कि हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में बहुत ही कम लोग हैं जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या मेरे लिटिल फ्रेंड, क्या आप इसके बदले कोई और डाउट टेक्निक मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की लेना चाहेंगे? अब जैसे ही हमारा जान तानसेन की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि नहीं, उसे सिर्फ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग ही चाहिए। तानसेन चलता है तो कुछ सोचने लगता है। हमारा जान चलता है तो मौके पर चौका मार देता है और यहाँ पर सीधा कहने लगता है कि मुझे पता है कि आपको एक गोली बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको एक गोली 6 महीने के अंदर अंदर चाहिए, और अभी तक आपने पिल टावर से कांटेक्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से जो पिल टावर की फीस है वो बहुत ही ज्यादा है। और क्या आपको ये लगता है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग आपकी गोली से भी ज्यादा कीमती है? अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान तान हाउ की ओर देखकर एक कहता है ना, तो तानसेन समझ जाते हैं कि जान शायद समझ चुका है कि ये गोली किसके लिए बनाई जा रही है। तानसेन चलते हैं तो अपनी बेटी की ओर देखते हैं और फिर देखने के बाद कुछ सोचते हैं और फिर सोचने के बाद जान से कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वो टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेक्निक मैं सीधा सीधा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ, कोई चीफ नहीं। इसलिए अब तुम्हारी एक काबिलियत पर निर्भर करता है कि तुम वो वाली टेक्निक प्राप्त कर पाते हो या फिर नहीं। उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। मतलब कि सबसे पहले जो हम गोली बना रहे हैं ना उनमें, मतलब कि उस गोली में हमें सक्सेसफुल होना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, अगर तुम उस मौके पर चौका मार देते हो तो स्काई फायर तुम्हें दे दिया जाएगा। अब जैसे ही हमारे जान तानसेन की बात सुनता है ना तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है कि चलो, कम से कम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को लेने का उसके पास मौका तो है। अब इसके बाद यहाँ पर तानसेन चलता है तो एल्डर चीनू को ऑर्डर देता है कि सभी मेहमानों को अपने अपने कमरों में छोड़ दिया जाए। एल्डर चीनू भी तानसेन की बातें सुनकर तुरंत उठते हैं और तानसेन के सामने झुककर सभी लोगों को विश्राम रूम में, मतलब कि अपने अपने रूमों में ले जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर तानसेन अकेला रह जाता है ना तो अभी तक उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना वो एकदम गायब हो जाती है और उदासी में छा जाती है। इतने में तानसेन की बेटी तान हुआ अपने फादर से कहने लगती है कि फादर, आप उस लड़के को भला 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को देने का वादा कैसे कर सकते हो? तानसेन चलते हैं तो मना कर देते हैं कि देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं वो उसे देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से मुझे वो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का स्क्रॉल उसे देना पड़ेगा। तान हुआ चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि पर हमारे जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर है ना वो इसके बारे में कभी भी नहीं मानेंगे। तानसेन चलते हैं तो कहने लगते हैं कि देखो, उनकी टेंशन मत लो, मैं वैली चीफ हूँ और चीफ के हिसाब से ही काम करूंगा। अगर जियान बर्निंग फ्लेम वैली का कोर स्टूडेंट बन जाता है एक टेस्ट को देकर, तो उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग दी जा सकती है। अब भाई साहब तान हुआ भी समझ जाती है कि शायद उसके फादर मजबूर है उसकी वजह से उस लड़के को 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो तानसेन थे ना वो भी तान हुआ को समझा देते हैं कि देखो, उस लड़के को तुम कम मत समझना, लड़के ने इतनी छोटी सी उम्र में एक हेवनली फ्लेम को अपने बस में कर लिया है जिसे तुम भी नहीं कर पाओ। हो सकता है इसमें उसने किसी की मदद ली हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक हेवनली फ्लेम को भस्म कर लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तान हुआ भी समझ जाती है। तानसेन चलती है तो यहाँ से जाने लगते हैं और तान हुआ को ऑर्डर देकर जाती है, अब ये सोचना बंद करो, कल जो गोली रिफाइन करने वाले है ना उसकी तैयारियां शुरू करो। तान हुआ भी हाँ में सिर हिला देती है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शुरू होता है और फिर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक हमें मैदान का सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। इतने में यहाँ पर तानसेन, हमारा जान और पिल टावर का वो बुड्ढा है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर तीनों के तीनों आते हैं ना तो हमें तान हुआ को भी बताया जाता है। तानसेन चलते हैं तो तान हुआ को आदेश देते हैं सिक्योरिटी को बढ़ा दो जब तक कि ये गोली पूरी तरह से रिफाइंड ना हो जाए, ध्यान रहे हमें कोई टूकने ना पाए। तान हुआ भी हाँ में सिर हिला देती है और यहाँ से चली जाती है। इतने में तानसेन चलता है तो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि क्या तुम तैयार हो? हमारा जान और पिल टावर का वो बुड्ढा भी हाँ में सिर हिला देते हैं कि हाँ तैयार है। अब इसके बाद तानसेन चलता है तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई अपनी स्टोरेज अंगूठी में से निकालता है। जैसे ही पिल टावर का एक बुड्ढा इस कढ़ाई को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, खासकर हमारा जान भी हैरान होता है कि उसकी कढ़ाई से कढ़ाई बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तानसेन चलता है तो एक गोली पिल टावर वाले बुड्ढे को देता है, एक गोली हमारे जान को नहीं देता क्योंकि हमारे जान के पास पहले से ही उस 19वें नंबर की हेवनली फ्लेम है, इसलिए उसे आवश्यकता
सकता भी नहीं है, क्योंकि हेवनली फ्लेम हमेशा आत्मा की रक्षा करती है, इसलिए उसकी हेवनली फ्लेम उसकी आत्मा की रक्षा कर रही है। अब तानसेन चलता है तो हमारी जान और पिल टावर का जो बुड्ढा था ना अपनी अपनी सीट को लेने के लिए कह देता है। पिल टावर का बुड्ढा चलता है तो वो अपनी सीट पर चला जाता है, हमारा जान चलता है तो वो अपनी सीट पर चला जाता है। अब इसके बाद तानसेन चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों को निकालता है और अपनी 12वें नंबर की हेवनली फ्लेम को निकाल कर इन्हें रिफाइन करने लगता है। और दोनों बोला जाए तो जान और पिल टावर के बुड्ढे से कह देता है कि जो भी मैं तुम्हें जड़ी बूटियां देता चलूं तुम उस जड़ी बूटियों को आपस में मिलाते चलना, क्योंकि मैं एक एल्पिनिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इतनी अच्छी तरीके से जड़ी बूटियों को नहीं मिला सकता, इसलिए तुम्हें ही इन जड़ी बूटियों को मिलाना है। अब भाई साहब तानसेन की बात सुनकर हमारा जान और पिल टावर का बुड्ढा भी समझ जाते हैं। अब समय गुजरता जाता है, तानसेन चलता है तो सारी जड़ी बूटियों को रिफाइन कर इन दोनों बोला जाए तो आदि जान और आदि जो पिल टावर का बुड्ढा है ना उन्हें दे देता है। जान और पिल टावर का बुड्ढा चलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों जड़ी बूटियों को मिला देते हैं। लेकिन इसमें बोला जाए तो मिलाने में जो पिल टावर का बुड्ढा था ना उसकी हालत थोड़ी थोड़ी पतली होने लगती है, क्योंकि पलक झपकते ही 7-8 दिन गुजर जाती है। हालांकि इस बुड्ढे ने 7-8 दिन में 2 बार आराम भी किया है, लेकिन हमारे जान ने एक भी बार आराम नहीं किया है। अब पलक झपकती 2 दिन और गुजरते हैं और अब लास्ट टाइम आ गया था, बोला जाए तो एकदम लास्ट टाइम चल रहा था और सिर्फ इस लिक्विड को बोला जाए तो दोनों कड़ाइयों के लिक्विड को मिलाकर उसे कड़ा फॉर्म देना था, बोला जाए तो गोली का फॉर्म देना था। लेकिन इतने में जो पिल टावर का बुड्ढा था ना वो बेहोश हो जाता है। अब भाई साहब जैसे पिल टावर का बुड्ढा बेहोश होता है ना तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या यान साव बेहोश हो गए, अब भला इस गोली का क्या होगा। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यान साव को बेहोश होता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब शायद यान साव की बस की नहीं है। हमारा जान चलता है तो तुरंत यान साव की भी जगह ले लेता है और यहाँ पर गोली को रिफाइन करने लगता है। अब जब यहाँ पर तानसेन यान साव को बेहोश होता हुआ देखता है और यहाँ पर जान को उसका मोर्चा संभालता हुआ दिखता है तो यहाँ पर तानसेन हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब चांसेस बहुत ही कम है इस गोली को रिफाइन करने के। हमारा जान चलता है तो जो यहाँ पर लिक्विड मिलाने की प्रोसेसिंग थी ना उसे मिलाने लगता है और पलक झपकती 1 दिन और गुजर जाता है और हमारा जान इस पूरे लिक्विड को मिला देता है। अब जान चलता है तो इस गोली को कड़ा फॉर्म देने लगता है। अब पलक झपकती 1 दिन और गुजर जाता है और हमारा जान चलता है तो फाइनली इस गोली को कड़ा फॉर्म भी दे देता है। अब हमारा जान यहाँ पर इस गोली को कड़ा फॉर्म दे ही रहा होता है, तभी इस कड़ाई से एक तेज एनर्जी निकलकर आसमान तक जाती है और आसमान में बिजलियां इकट्ठा होने लगती है। अब जब हमारा जान आसमान में बिजलियां इकट्ठी होता हुआ दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद अब ये गोली पूरी तरह से बन चुकी है। इतने में हमें तानसेन को भी बताया जाता है जो कि बहुत देर से उदास था। जब तानसेन ये दिखता है कि आसमान में बिजलियां एकदम तैयार होने लगी हैं तो यहाँ पर तानसेन समझ जाता है कि जॉन ने उसका काम कर दिया। ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तानसेन चलता है तो तुरंत जॉन के पास आ जाता है, मतलब कि जॉन से थोड़ी दूरी पर आ जाता है और जॉन से कहने लगता है कि जॉन टेंशन मत लो, अब इस लाइट रिंग तो मुझ पर छोड़ दो। अब जैसे ही तानसेन ये कहता है ना और आगे बढ़ने ही वाला होता है इस लाइट रिंग को रोकने के लिए, तभी हमारा जॉन चलता है तो तानसेन से कह देता है कि रुको, इसको भी मैं झेल सकता हूँ। अब भाई साहब तानसेन मतलब कि हमारा जॉन ये कहता है और तानसेन ये सुनता ही है तो तानसेन हमारे जॉन से कहने ही वाला होता है, तभी हमारा जॉन हाथ हिलाता है और हाथ डीमन पपेट यहाँ पर सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब भाई साहब जैसे ही तानसेन डीमन पपेट को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। हमारा जान चलता है तो डीमन पपेट को ऑर्डर देता है। अब जैसे ही ये डीमन पपेट हमारे जान का ऑर्डर सुनता है ना तो पलक झपकती आसमान से जो लाइट रिंग बोला जाए तो बिजलियां इकट्ठा हो रही थी ना और इस कड़ाई पर गिरने वाली थी, उन्हें बीच में ये पपेट रोकने लगता है। अब हर बार इस बादल से एक पावरफुल बिजली आती थी और इस पपेट पर जान कर लगती थी धड़ा। ये पपेट चलता था तो उस बिजली को खा जाता था या फिर उस बिजली को अपने शरीर के अंदर सोख लेता था, लेकिन बिजली के झटके से ये पीछे फेंकता हुआ चला आता था। अब कुछ समय तक ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। ये पपेट लगातार बिजली को सोखता रहता है और आसमान से भी लगातार बिजली गिरती रहती है। अब कुछ समय बाद ये पपेट चलता है तो एक बिजली के तेज झटके से नीचे जमीन में घुसता हुआ चला जाता है, लेकिन जॉन अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही दोबारा से पपेट आसमान में आ जाकर खड़ा हो जाता है। इतने में अमित तानसेन को बताया जाता है जो कि इस पपेट को घूर उड़ कर देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि पपेट कोई खास पपेट नहीं है बल्कि ये मतलब कि टॉप क्वालिटी का पपेट है। अब इतने में आसमान से एक और बिजली गिरती है और जो पपेट था ना ये जमीन में घुसता हुआ चला जाता है, लेकिन जो आसमान में बादल थे ना वो भी तितर पितर हो जाते हैं और यहाँ पर एकदम धूप खिल जाती है। अब जान उठता है और अपने पपेट को देखने लगता है। वो देखता है कि अभी भी उसका पपेट विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इतने में जान पपेट की आंखों में गोल्डन कलर दिख लेता है, इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि शायद अब ये बहुत जल्द जो आसमान वाला पपेट होता है ना उसमें कन्वर्ट होने वाला है। जान चलता है तो इसे दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में स्टोर कर लेता है और इसके बाद फिर कढ़ाई का ढक्कन खोलता है। अब जैसे हमारे जान कढ़ाई का ढक्कन खोलता है ना तो इस कढ़ाई में हमारे जान गोली बना रहा था ना वो आसमान में भागने लगती है। अब जब हमारे जान इस गोली को आसमान में भागते हुए देखता है ना तो वो तानसेन से कहता है कि अब आप इस गोली को पकड़ सकते हो। तानसेन चलता है तो हमारी जान की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ हिलाते ही इस गोली को पकड़ लेते हैं और एक A1 क्वालिटी की बोतल में कैद कर स्टोरेज अंगूठी में रख लेते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है। अब भाई साहब जान हमारे तानसेन से कुछ कहने वाला होता है
तभी जान चलता है तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब सीन से होता है और पर हमें 2-3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एकदम मस्त तरीके से एक बिस्तर पर सो रहा था। इतने में हमारे प्यारे दुलारे और क्यूट से जान की नींद खुलती है और वो अचानक बैठ जाता है। सबसे पहले तो वो अपनी 5 उंगलियों को दिखता है कि भाई उसकी कोई उंगलियां तो नहीं काट ले गया, लेकिन जब वो 5 उंगलियों पर अपनी अंगूठियां देखता है ना, मतलब कि 2-3 अंगूठियां देखता है ना, तो रात ही सांस लेने लगता है। इतने में उन्हें 3 अंगूठियों में से एक अंगूठी में से आवाज आती है कि जान तुम्हें 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर बेहोश हुए, चलो अच्छा हुआ कि तुम उठ गए। अब जैसे हमारा जान ये सुनी सुनी सी आवाज सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि ओ सीनियर टियानो, मैंने तो सोचा था कि आप कहीं गुम हो गए। सीनियर टियानो चलते हैं तो मजाक करते हुए कहने लगते हैं कि अरे नहीं, वो क्या है ना कि तुम्हारे आसपास अब काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहने लगे हैं और वो लोग मुझे महसूस ना कर लें, इसलिए मैं हमेशा इस छोटी सी अंगूठी में छुपा रहता हूँ। भाई साहब सीनियर टियानो की बात सुनकर हमारे जान भी मुस्कुराने लगता है। अब भाई साहब यहाँ पर सीनियर टियानो और हमारे जान के बीच आपस में बात चली रही होती है, तभी जो तान हाउ थी ना वो यहाँ पर आ जाती है। अब जैसी तान हाउ यहाँ पर आती है ना, तो वो बहुत ही प्यार से हमारे जान से बातचीत करने लगती है। हमारा जान चलता है तो तान हाउ से सीधा कह देता है कि मुझे अपने फादर के पास ले चलो। तान हाउ चलती है तो वो भी जान को अपने फादर के पास ले जाने लगती है। हालांकि रास्ते में जाते समय जो तान हाउ थी ना, वो हमारे जान से पूछती है कि तुम्हें आखिरकार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग ही क्यों चाहिए। हमारा जान सीधा जवाब देता है कि वो मेरे एक ठरकी टीचर है, उन्होंने कहा था कि तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग ही लाना है, इसलिए मुझे ये चाहिए। अब भाई साहब जान की ऐसी बात सुनकर चैन और तान हाउ भी मुस्कुराने लगती है और हमारे जान को एक हॉल में ले जाती है जहाँ पर 8 से 9 बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। 3 बुड्ढे अलग बैठे हुए होते हैं, 3 नहीं 2 बुड्ढे अलग बैठे हुए होते हैं और तानसेन अलग बैठा हुआ होता है। बोला जाए तो बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो भी बुड्ढे है ना, वो यहीं पर बैठे हुए होते हैं और इसी बैठक के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड सोमवार को शाम के टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।